गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटर्मिनेशन, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर ऑर्डर, यानी किसी ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने एक मेथड कवर किया था, वो था डिफरेंशियल मेथड या इनिशियल रेट मेथड, और दूसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड। इसके बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस भी किया था, दोबारा रिमेंबर करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। इस मेथड को एक दूसरा नाम और दिया गया है, फ्रैक्शनल चेंज मेथड। फ्रैक्शनल चेंज मेथड, इसे फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या होती है? टी हाफ, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ 2 की पावर n माइनस वन अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन के nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है के। यदि मैं कहूं ये टर्म पूरी कांस्टेंट हो जाए तो हाफ लाइफ क्या होगा? t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन। याद करो, जब मैंने जीरो ऑर्डर बताया था, कौन सा? जीरो ऑर्डर, तो वहां हाफ लाइफ क्या बताई थी? t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल a के। n इक्वल टू 1 के लिए मैंने कहा था t हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है, यानी इंडिपेंडेंट होने से मतलब कांस्टेंट है। एनी टाइम इंटरवल which we can define t half, on which we define t half कि t half a के क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता इनिशियल कंसंट्रेशन के। याद करो, n इक्वल टू 2 के लिए मैंने क्या लिखा था? t half इज प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन a। क्या लिखा था? 1 अपॉन a। यहां ध्यान दो, a के डिपेंडेंट है जीरो ऑर्डर के लिए, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एंड सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब थोड़ा सा यहां से चीजों को देखेंगे। यदि मैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 रखूं तो देखो a नॉट की पावर 0 माइनस 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या आएगा? वही आएगा, t हाफ क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा a के। यदि n इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। यदि n इक्वल टू 2 हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि n इक्वल टू 3 हो तो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू होगा 1 अपॉन a की पावर। क्या होगा? 1 अपॉन a की पावर 2 के। मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न यह बताने का है कि जो t है, t हाफ है, वो इस तरीके से रिलेट करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A1, मैं क्या कर रहा हूं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं? A1, देन T1, यानी A1 कॉन्सेंट्रेशन पर जो हाफ लाइफ है उसको क्या कह रहा हूं? T हाफ।
इज प्रोपोर्शनल टू है 1/a1 की पावर n-1। क्या कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहां को किसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। किसकी? रिएक्टेंट की। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 8, then half life, then ऐसे लिखो, then half life t1, then half life t2 is proportional to 1/a2 की पावर n-1। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। यदि मैं कहूं t2/t1 कीजिए, t2/t1 या t1/t2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? t1/t2, जैसी तुम्हारी मर्जी पड़े ऐसे कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं t1/t2। तो ध्यान से देखो, 1/a1 की पावर n-1 अपॉन 1/a2 की पावर n-1। देखो यहां a1 नीचे आ जाएगा, a2 ऊपर चला जाएगा, a1 नीचे आ जाएगा और a2 ऊपर चला जाएगा। दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या है? सेम है। एग्जैक्टली क्या है? सेम है। तो मैं क्या लिखूंगा? n-1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या मुझे लिखने की जरूरत है? यहां से इरेज करूंगा थोड़ा सा, ठीक। क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि लॉग लेने पर ऑन टेकिंग लॉग लिख देता हूं, इरेज करूं, ठीक है। थोड़ा सा लिख लेना। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज मेथड है। क्या है? फ्रैक्शनल चेंज मेथड ऑन टेकिंग लॉग। कुछ ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। log t1/t2 इक्वल टू, देखो जब मैं log लूंगा तो n-1 क्या है? इसकी पावर में है, तो n-1 को आगे लिखूंगा log a2/a1, ठीक है, a2/a1। तो मुझे क्या चाहिए? n-1, n कैलकुलेट करना है, यहां से n डिटरमाइन करना है। तो n-1 इक्वल टू log t1/t2, या ऐसे लिखो log t1/t2 log a2/a1, log a2/a1, ठीक है। थोड़ा सा इरेज यहां से कर रहा हूं और मेरे पास n निकल कर आता है 1 प्लस log t1/t2 अपॉन log a2/a1। ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला, जो भी तुम कहना चाहो, हेलो, ओके सॉरी, एक्चुअली मुझे डस्ट से क्या है? एलर्जी है, तो इसी वजह से कभी कभार, ठीक है। आगे बात करते हैं। t1 इस प्रोपोर्शनल टू है 1/a1 की पावर n-1। इसी तरीके से t2 क्या होगा? 1/a2 की पावर n-1, ठीक है। t1/t2 किया, t1/t2 को 1/a1 की पावर n-1, 1/a2 की पावर n-1, ठीक है। क्लियर? मैंने सिर्फ log लिया है, ये पावर आगे आ गई, ये आ गई। तो n-1 है तो 1 को इधर लिखा जा सकता है, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस log t1/t2 अपॉन log a2/a1। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास हाफ लाइफ मेथड है, किसको? ऑर्डर को डिटरमाइन करने का। क्या है? हाफ लाइफ मेथड है, जिसे फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहा जाता है, कि यहाँ फ्रैक्शनल चेंज मेथड इसे बोला जाता है। तो दोनों नाम किसी भी नाम से
पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो भी पॉसिबल नाम है स्टडी किए जाते हैं जिन नामों से सबको लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इरेज करो, वीडियो को पॉज करोगे और लिखोगे, ठीक है। यहाँ से इरेज करो। समटाइम्स तुम्हें लगेगा कि मैं सफिशिएंट टाइम तुम्हें लिखने का नहीं देता, लेकिन आई थिंक वीडियो को पॉज करना ज़्यादा बेटर आइडिया है। जो भी आप बोर्ड से लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। आर यू क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड, जैसा नाम है नाम से ही क्लियर होगा कि इसमें इस मेथड में इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो काम आएंगे। और हमें पता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड एज वेल एज थर्ड ऑर्डर के लिए डिफरेंट रेट इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूलाज होते हैं, रेट इक्वेशंस होती हैं। तो हमें पता है कि देखो के नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को, ठीक है, यहाँ, क्योंकि मुझे हमेशा क्या चाहिए होगा, के चाहिए होगा। द सेकेंड वन इज k1 which is equal to your favorite, what is your favorite, 2.303 upon t log a upon a minus x. What is for k2 के लिए क्या होगा, 1 upon t x upon a minus x, यही है, ठीक है। तो इस मेथड से, इन तीनों तरीकों से k3 के लिए भी लिख सकता हूं, है ना। k3 के लिए लिखूं क्या, देखो तुम्हें पता है k3 के लिए लिखो भाई, कई बच्चे नाराज हो जाएंगे ना, k3 के लिए नहीं लिखा, 1 अपॉन t a माइनस b ln b a माइनस x अपॉन a b माइनस x। मेथड क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, तरीका होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे टेबल बनाई हुई आएगी पेपर में, या ठीक है, यहां दिया होगा टाइम, पर्टिकुलर टाइम, और उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लो t इक्वल टू 0 है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मान लो वो क्या है, 10 है। तो ये 10 क्या है, ये 10 होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समटाइम्स वो डायरेक्ट मेंशन करें t इक्वल टू, तो यहां आप टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन जो 10 है उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम करोगे, और यहां जो भी टाइम लिखा हुआ होगा उसके रेस्पेक्ट में आप कुछ डाटा देखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात हो सकती है कि हाँ ऐसे दे तो t इक्वल टू नहीं, t इक्वल टू 2 पर मिनट हो, सेकेंड हो, आवर्स हो, तो 10 क्या हो उसको एज्यूम करना है। जब t इक्वल टू 0 होता तो वो कंफर्म आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना था, लेकिन जैसे कुछ वैल्यूज दी होंगी, थोड़ा सा भी बात करेंगे। 0 मान लो 1 3 5 8, कुछ टाइम है, टाइम इंटरवल्स हैं, और मान लो यहाँ 8 है, 7 है, मान लो 5 रह गया, या मान लो 2 रह गया, कॉन्सेंट्रेशन 2, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। इन वैल्यूज को, इन डाटास को, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में 1 बाय 1 पुट करना है। कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से देखा कि इन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन
ऑब्जर्वेशंस ऑफ टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से देगा और पूछेगा डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेगा, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कुछ नहीं देगा, कुछ मेंशन नहीं करेगा, आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, जीरो के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसे पुट करेंगे और आप इस फॉर्मूले में जो भी गिवन डाटा है, नॉट वन टाइम, अगेन एंड अगेन, यदि आप कम से कम 3 बार आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? कि फर्स्ट t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ये क्या है? ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है A। क्या है? A। तो x क्या होगा? देखो इनिशियल थी, सॉरी ये क्या है? टाइम है। इनिशियल क्या है? 10, ये क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है 8। तो x क्या है? x होगी 10 माइनस 8, यानी इतनी कंज्यूम हुई है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। जब इतनी कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुई 10 माइनस 8, टाइम कितना लगा है? 1, यानी 10 माइनस 8 बाई 1। आपके पास k की वैल्यू आएगी किस कंडीशन में? जब 0 ऑर्डर। अगेन फिर अप्लाई करना है। t इक्वल टू 3 पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 7, तो 10 माइनस 7 बाई 3 करना है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आप रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अगेन फिर क्या करोगे? 5 के लिए 10 माइनस 5 बाई 5 आप चेक करोगे। इन तीनों से कम 3 ऑब्जर्वेशन करने हैं। 3 बार आपको इस इक्वेशन में डाटा पुट करना होगा, डाटा प्लेस करना होगा। आपको k का मान, वैल्यू ऑफ k चेक करनी है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेक करनी है। यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो आप कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का ऑर्डर है। यदि कांस्टेंट नहीं आता तो हमारे पास और भी इक्वेशंस हैं। अगेन हमें इसमें पुट करनी है वैल्यूज, जैसे हम इसमें पुट कर रहे थे। जब इससे वैल्यू कांस्टेंट k की कांस्टेंट आ जाए तो मैं कहूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। यदि मैच नहीं करें, k की वैल्यू जो आपने निकाली है 2 या 3, वो सेम ना हो, लगभग सेम ना हो, अप्रोक्सीमेटली सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। तो ऐसे बार बार आपको इन इक्वेशंस के हेल्प से आपको रिजल्ट निकालने होंगे। किसके? के रेट कांस्टेंट के आपको रिजल्ट निकालने होंगे। तो यह एक लेंथी प्रोसेस है, एंड टाइम टेकिंग है। क्या है? टाइम टेकिंग। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल और हिट एंड इसको क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड, या हिट या एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता नहीं है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसकी हेल्प से आप डिटरमाइन करें। ये ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा है जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे A, B, C, D। आपको कुछ आइडिया ना हो कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो, पता तो है चीजों के बारे में लेकिन आपको आइडिया नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक विचार आया कि आप ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन में प्लेस करनी है, कि जैसे IU के सवाल होते हैं, मैथ रीजनिंग में होते हैं,
कि उसकी आयु इतनी है, 5 साल बाद उसकी आयु उससे इतनी ज़्यादा हो गई, दोगुनी हो गई, तिगुनी हो गई, ऐसे सवाल आते हैं। वहाँ आप इन डाटाज की मदद से एक एग्जाम्पल लिया है कि हिट एंड ट्राई का मतलब क्या है। आप इन ऑप्शंस की हेल्प से, इन ऑप्शंस की हेल्प से आप ट्राई करते हैं क्वेश्चन में फिट करने की, और आप आंसर निकालने के, आंसर को चेक करने की कोशिश करते हैं। वो मेथड क्या है? वो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि आप बार बार चेक कर रहे हैं क्या मैं सही हूँ, क्या मेरा सवाल सही है, क्या मेरा आंसर सही है। तो वो मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप इसमें चेक कर रहे हैं, फिर इसमें चेक कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आए। तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, जो पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए क्या है, जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन उस वो कांस्टेंट वैल्यू दे, वही क्या है? ऑर्डर है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो लिखना, in this method a reaction is followed. In this method a reaction is followed by analyzing concentration of reactants time to time कंटिन्यूसली लिखोगे। जीरो ऑर्डर, कॉमा, फर्स्ट ऑर्डर, कॉमा, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर have different integrated rate equations. Have different integrated rate equations continuously. The equation which gives the constant value of k, which gives the constant value of k by the observed data, comma, is the order of reaction. ये तीनों चारों इक्वेशंस लिखोगे, K0 के लिए, K1 के लिए, K2 के लिए, K3 के लिए। ये नहीं, टेबल नहीं बनानी, ठीक है। ये तीनों चारों इक्वेशंस लिखोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड, आइसोलेशन मेथड, दो नाम है इसके, राइट डाउन करो। ओस्टवाल्ड मेथड, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। इसके अलावा इसे
आइसोलेशन मेथड या ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। एक नाम और है, थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा पहले बताऊंगा। एक नाम और है, पहले बात करेंगे। मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट B। जब मैं रेट लिखता हूं, रेट क्या लिखता हूं कि A की पावर X, B की पावर Y एंड C की पावर Z। ठीक है, तो मैंने जब सेकंड ऑर्डर पर बढ़ाया था, जब दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, वहां आपको एक सिचुएशन बताई थी कि जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो उस केस में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर के लिए, वो फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो करती थी। याद करो कि जो सेकंड ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता था। क्या होता था एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में लेने की वजह से वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती थी। याद दिलाता हूं, मैंने दोनों कंडीशंस लिखवाई थी। बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, एक्सेस में हो, ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। दोनों सिचुएशन में जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट आइडिया। टी ए एल एम बी अपॉन बी माइनस एक्स, और मैं कहता था टी और के मल्टीप्लाई होकर एक न्यू कांस्टेंट देते हैं, वो क्या होता है, K1 होता है। और इक्वेशन किसको फॉलो करती है, वो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी जो भी रिएक्टेंट आप एक्सेस में ले रहे हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है तो रिएक्शन किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर को। ऐसे ही जब दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या लूंगा, एक्सेस में लूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, उससे मैं एक्स को डिटरमाइन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, एक्स को डिटरमाइन कर लूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, व्हेन बी एंड, या ऐसे लिखो, बी एंड सी इज इन एक्सेस। जब एक्सेस में होंगे तो हमें जो ऑर्डर होगा किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, जैसा एक्स होगा, एक्स यदि 0 है तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर क्लियर। तो मैं लिखूंगा रेट किस पे डिपेंड करेगा, के ए की पावर एक्स। 1 2 कुछ भी वैल्यूज हो एक्स की निकाल ली जाती है। इसी तरीके से देखो, यहां से एक या वैन ए एंड सी। अब देखो, पहले बी और सी एक्सेस में लिए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और सी को एक्सेस में लूंगा, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ बी पर करेगा। जब बी पे करेगा तो किसी भी मेथड से y को कैलकुलेट या y का डिटरमिनेशन किया जा सकता है, हाफ लाइफ मेथड से, डिफरेंशियल मेथड से या इंटीग्रेशन मेथड से। तीनों से ही आप y का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो व्हेन a and c इज इन एक्सेस, तो क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, b की पावर y पर। व्हेन A and B, R है ना, प्लूरल, R in एक्सेस, तो रेट क्या होगा,
डिफाइंड बाय एनी वन ऑफ द methods mentioned above, यानी जो पहले मेथड्स बताए हैं मैंने तीन, उनमें से किसी को भी अप्लाई करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं। mentioned above, any of the method mentioned above, the obtained order is with respect to the obtained order is with respect to the reactant which is taken in limited quantity। मैंने कहा था सब के सब एक्सेस में होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। ऑर्डर इज respect to the reactant which is taken in limited quantity। ऐसे ही जैसे ए के लिए निकालेंगे, ऐसे बी के लिए, ऐसे ही सी के लिए 1 by 1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक मेथड बचता है, उसका डिस्कशन करते हैं शॉर्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।